नमस्कार। मैं योगेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक वाणिज्य, राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर से। हमारी जो ये कक्षाएँ हैं इनमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की जो हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसके एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, चैप्टर का नाम है विनिमय विपत्र व उनसे संबंधित लेखें। तो बच्चों, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देना चाहूँगा कि विनिमय विपत्र क्या होता है ना। तो मैं पहले आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या है, जो अगर हम देखें कि जो हमारा बिज़नेस है, अगर हम चाहते हैं कि उसका जो दायरा है यानी उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, यानी कि अगर हम उसको व्यापक पैमाने पर ले जाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम केवल जो हमारे नकद लेन देन है यानी कि जो हमारे कैश ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर निर्भर ना रहें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस का दायरा बढ़े, बहुत ही वाइड हो और विस्तृत रूप ले हो, तो उसके लिए हमें जो हमारे उधार लेन देन है उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। अब उसमें होता क्या है, देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने ज़माने में अगर आप ध्यान दें, या बल्कि वो पुराने ज़माने भी नहीं कह सकते, वो आज के टाइम पे भी कह सकते हैं। होता क्या है, आपने अगर कहीं चाहे कोई गली मोहल्ला हो या कहीं पे भी आपने कोई दुकान देखी होगी, है ना। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो सामान है वो उधार में ही खरीदते हैं ना, महीने के बाद या जो भी उनका एक तय होता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसमें होता क्या है कि जैसे जो ग्राहक होगा वो दुकान पे गया, उसने सामान ले लिया, है ना। अब वो बोलेगा, मतलब बोलता ही है हमेशा ये चीज़ें कि मैं जो पेमेंट है वो मैं बाद में करूँगा। तो उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग तरह से अपनाते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि जो क्रेता होता है वो भी अपनी एक पुस्तक या एक बुक मेंटेन करता है और विक्रेता भी मेंटेन करता है। और कहीं जगह ऐसा होता है कि जो केवल विक्रेता होता है वहीं पे मेंटेन होता है। मैं दोनों तरह से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। होता ये है कि जैसे उसने सामान उधार खरीदा, तो दोनों लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक में डेट डाल के उस सामान को नोट कर लेंगे, उसका रेट नोट कर लेंगे, है ना। उसका टोटल लगा लेंगे कि भाई इतने का सामान हो गया। अब जो क्रेता होता है उसकी पुस्तक पे विक्रेता साइन कर देगा और जो विक्रेता होता है उसके पुस्तक पे क्रेता साइन कर देगा। और दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसका पेमेंट कब किया जाएगा, है ना। या अगर जो क्रेता होता है वो अपनी बुक नहीं बनाना चाह रहा, तो क्या होता है कि जो विक्रेता ने सामान नोट किया, डेट डाल के जो सामान नोट किया, वो क्या करेगा, उस पर बाद में जो टोटल आता है उसके ऊपर अपने साइन कर देता है। और तो वो एक तरह से एक प्रमाण हो जाता है कि हाँ भाई उसने ये सामान खरीदा था इस तारीख को, क्योंकि उसके हस्ताक्षर भी वहाँ पे है। अब जो नियत तिथि आती है उस पर वो पेमेंट कर देते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है। अब इसको हम लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब एक तरह से समझिए कि विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें ये किस तरह से एप्लीकेबल है, यानी ये किस तरह से लागू किया गया है। तो होता ये है कि मान लीजिए कोई विक्रेता है, उसने कोई उधार माल बेचा, है ना। तो वो ये चाहता है कि जो क्रेता जिसने सामान खरीदा है वो उसको एक वचन के रूप में ये बता दे कि भाई जो नियत धनराशि है वो उसको कितने समय में पे करेगा, है ना। ये जो वचन होता है ये लिखित रूप में होता है, एक तरह से लिखित प्रलेखों के रूप में होता है। अब लिखित प्रलेख में आ सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे प्रतिज्ञा पत्र होता है, हुंडी होती है, चेक होता है ना, और विनिमय विपत्र होता है। तो उसी में से आज हम विनिमय विपत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विनिमय विपत्र के बारे में अध्ययन करते समय सबसे पहले हम देखेंगे कि विनिमय विपत्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो बच्चों देखिए, होता क्या है, मैं आपको इसको परिभाषा क्या मतलब साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। होता ये है कि जो विक्रेता होता है जो विक्रेता होता है, जब वो कोई उधार माल बेचता है या किसी को ऋण देता है ना, तो जो उधार माल खरीदने वाला होता है या ऋण प्राप्त करता होता है ना, वो जो विक्रेता होता है वो ये उम्मीद करता है कि वो उसको लिखित रूप में ये आश्वासन दे या वचन दे कि भाई जो सामान उसने खरीदा है उसका भुगतान वो कितने समय पश्चात करेगा। अब उसके लिए क्या करता है, उसके लिए वो एक ड्राफ्ट कह लीजिए उसको, या एक प्रलेख कह लीजिए, बिल टाइप लिख देता है वो। और वो जो बिल होता है वो क्रेता के पास या ऋण प्राप्तकर्ता के पास भेज देता है। क्रेता या ऋण प्राप्तकर्ता क्या करता है, वो उसके ऊपर उसको सारी चीज़ें मिलान कर लेता है और उसके ऊपर स्वीकृत लिख के, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं होती तो अपने हस्ताक्षर कर देता है और वापस वो विक्रेता के पास भेज देता है। तो ये लिखित रूप में हो गया है ना। और जब अब नियत तिथि आती है तो वो उसका पेमेंट कर देता है। तो ये जो प्रलेख था जिसपे जो उसने एक तरह से लिख के भेजा था, जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होते तब तक तो केवल ड्राफ्ट कहलाता है। लेकिन जब क्रेता या ऋण प्राप्त करता उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करके लौटा देता है,
तो ये बिल बन जाता है और यही बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में गया? तो बच्चों जो इसका अर्थ है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें कोई बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं होती। होता ये है कि जब कोई भी विक्रेता कोई उधार माल बेचेगा या ऐसे कह लीजिए ऋणदाता जो है वो किसी को उधार ऋण देगा, है ना, तो वो ये चाहेगा कि जो क्रेता है या जो ऋण प्राप्त करता है वो उसको लिखित में ये वचन दे कि वो इसका भुगतान कब करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके लिए होता ये है कि जो विक्रेता होता है ना, यानी कि विक्रेता कह लीजिए, ऋणदाता कह लीजिए, उसके द्वारा एक लेख पत्र लिखा जाएगा, उसको हम ड्राफ्ट कह सकते हैं, जिसमें उस निश्चित धनराशि का और समय का उल्लेख किया जाता है जिसके पश्चात भुगतान होना है और जितना भुगतान होना है। और वो इस लेख पत्र को या ड्राफ्ट को क्रेता या ऋण प्राप्तकर्ता के पास भेज देता है। वो उसको ठीक से देख लेता है, समझ लेता है, सारी चीज़ें होकर उस पर स्वीकृत लिख के अपने हस्ताक्षर करके वापस विक्रेता के पास लौटा देता है। यही विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। तो बच्चों अब अर्थ समझने के बाद अब हम चलते हैं इसकी अगली कड़ी में, वो है विनिमय विपत्र की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए इसमें आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने नोट्स बनाएं आपको उसकी सारी डिटेल नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हेडिंग, उनको भी बोल्ड कैरेक्टर्स में आप लोग नोट करेंगे और बाकी चीज़ें जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से आपको सिर्फ ध्यान रखनी है और वो बहुत आसानी से आती है। तो देखिए अब हम देखते हैं पहली विशेषता क्या है कि शर्त रहित आज्ञापत्र। तो हमें ध्यान रखना है कि जो विनिमय विपत्र होता है वो एक शर्त रहित आज्ञापत्र होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है लिखित। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होगी कि जो विनिमय विपत्र होता है वो लिखित होता है। ठीक है, तीसरा है भुगतान करने का आदेश। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, भुगतान करने का आदेश का मतलब ये है कि जो विनिमय विपत्र होता है विक्रेता द्वारा लिखा जाता है और उसमें एक निश्चित धनराशि का निश्चित समय के पश्चात भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हस्ताक्षरित। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब आपने देखा होगा कि जो होता ये है कि जो विक्रेता जब ये बिल लिखता है तो उसके खुद के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। उसके बाद वो उसको क्रेता के पास भेज देता है। क्रेता उस पर अपना देखने के बाद अगर उसे कोई आपत्ति नहीं होती तो स्वीकृत शब्द लिख के अपने हस्ताक्षर कर देता है। तो ये हस्ताक्षरित होता है, दोनों के हस्ताक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट है निश्चित धनराशि। देखिए बच्चों इसमें धनराशि का भी उल्लेख होता है और समय का भी उल्लेख होता है ना। दोनों चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिखी होती है कि अंकों में भी और शब्दों में धनराशि लिखी होती है और समय अवधि भी लिखी होती है कि कितने समय पश्चात उसका भुगतान किया गया। नेक्स्ट है भुगतान। भुगतान के बारे में ये है कि उसमें राशि और समय का तो उल्लेख हो गया, बाकी जो ये भुगतान होता है वो इसके वाहक को या विनिमय विपत्र में जिसका नाम लिखा गया है या उनके आदेशानुसार जिस भी व्यक्ति है उसको इसका भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये विनिमय साध्य प्रलेख होता है इसके ऊपर विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 लागू होता है। ठीक है, और एक विशेषता है कि वैधानिक टिकट। होता ये है कि इस पे वैधानिक टिकट जो है इसकी धनराशि के अनुसार वैधानिक टिकट लगाना अनिवार्य होता है और कई बार न्यायालय के स्टाम्प पेपर पर भी लिखा रहता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं होंगी। आप लोग इसकी हेडिंग हेडिंग डाल के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र की विशेषता इन पॉइंट्स को नोट करना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने उसका अर्थ को समझ लिया है विनिमय विपत्र का और उसकी जो विशेषताएं उसको समझ लिया। उसके बाद आती है कि विनिमय विपत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए विनिमय विपत्र जो है वो एक कानूनी प्रलेख हो जाता है, तो उसको लिखते समय हमें सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की ऐसी कोई गलती या कोई कमी ना रह जाए जिसकी वजह से बाद में वो हमें समस्या है। तो बेटा देखिए ध्यान रखिए कि जब विनिमय विपत्र लिखते हैं तो उसमें हमें किस किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले है तिथि, है ना। तिथि मतलब डेट। जो विनिमय विपत्र लिखा जाता है उसमें तिथि का उल्लेख किया जाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी के ही आधार पर देय तिथि का आकलन किया जाता है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने उसमें जैसे जो डेट डाली और फिर लिखा कि 2 माह पश्चात निश्चित धनराशि का भुगतान करें, तो वो 2 माह की गणना कब की जाएगी, वो जो आपने डेट डाली है उसके बाद में। तो इसलिए तिथि का डाला जाना बहुत ज़रूरी होता है और जो डेट होती है वो जो बिल होता है उसके राइट साइड यानी दाईं तरफ सबसे ऊपर की तरफ डाली जाती है। दूसरे नंबर पे आता है धनराशि। देखिए धनराशि का उल्लेख किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन धनराशि का उल्लेख अंकों और शब्दों दोनों में किया जाना चाहिए और ये बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो, यानी कि बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि अंकों और शब्दों में जो धनराशि है उसमें भिन्नता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवधि।
उसमें जो मुद्दती विनिमय विपत्र होता है टाइम बाउंड वाला, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अवधि का उल्लेख करें कि भाई कितने समय के पश्चात उसका भुगतान किया जाना है। तो इसलिए अवधि का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। प्रतिफल प्राप्त शब्द का प्रयोग, बच्चों ये जो शब्द होता है जो इसकी भाषा में लिखा जाता है कि प्रतिफल प्राप्त हो चुका है, ये लिखा जाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इसका लेखक होता है और जो स्वीकर्ता होता है उनके मध्य एक तरह से समझ लीजिए कानूनी रिश्ता समझ लीजिए आप, है ना, सहमति हो जाती है, तो वो एक कानूनी प्रलेख की तरह फिर तैयार हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पक्षों के नाम। दोनों पक्षों के नाम लिखे जाने बहुत ज़रूरी है। देखिए जो लेखक होता है वही विक्रेता होता है, उसका जो नाम है वो हमेशा विपत्र पे सबसे नीचे की ओर राइट साइड में होता है, दाईं तरफ सबसे नीचे की तरफ उसका नाम लिखा जाता है। और जो क्रेता होता है यानी स्वीकर्ता होता है उसका नाम नीचे की तरफ ही लेकिन बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब राइट साइड जो है वो विक्रेता का नाम और लेफ्ट साइड जो है वो स्वीकर्ता या क्रेता का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आता है स्थान एवं पता। जहाँ इन लोगों के नाम लिखे गए हैं वहीं उसके नीचे इनके एड्रेस लिखा जाता है, इनका पूरा का पूरा स्थान और पता, उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर चूँकि ये विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता है बिल और उसका जो नाम है वो राइट साइड नीचे की ओर है, तो वहीं उसके हस्ताक्षर होते हैं। और जो क्रेता होता है वो भी जहाँ उसका नाम और पता लिखा हुआ है उसके ऊपर लेफ्ट साइड अपने हस्ताक्षर करता है उसके ऊपर, तो हस्ताक्षर भी बहुत ज़रूरी है। स्वीकृत शब्द का प्रयोग, देखिए बच्चों होता ये है कि जो विक्रेता होता है वो जब माल बेचता है उधार तो उसके बाद वो उसमें निश्चित धनराशि का मेंशन कर देता है और समय का अवधि का उल्लेख कर देता है। उसके बाद वो इस ड्राफ्ट को क्रेता के पास भेज देता है, तो क्रेता इसको जब पूरा पढ़ने के बाद उसमें अगर उसको कोई आपत्ति नहीं होती तो साइन करने से पहले वो उसके ऊपर एक स्वीकृत शब्द लिख देता है, स्वीकृत लिखता है फिर अपने हस्ताक्षर कर देता है। और एक होता है इसके बाद टिकट, है ना, कि इसमें इसके धनराशि के अनुसार जो टिकट है वो टिकट लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वो सावधानियाँ हैं जो हमें विनिमय विपत्र लिखते समय बरतनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों हमने जो विनिमय विपत्र है वो लिखते समय जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसको तो हमने देख लिया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए वो है विनिमय विपत्र के पक्ष, यानी पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो विनिमय विपत्र होता है उसमें कितने पक्ष होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो देखिए इसमें 3 पक्ष हो सकते हैं, है ना, और वो 3 पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले होता है लेखक या आहर्ता, जिसे हम इंग्लिश में ड्रॉवर कहते हैं। तो देखिए आपको बताइए कि जो विक्रेता होता है जिसके द्वारा उधार माल बेचा जाता है वही जो होता है वो लेखक होता है, यानी उसके द्वारा ही विपत्र जो है वो लिखा जाता है। वो लेनदार भी वही होता है, लेनदार भी वही होता है और विपत्र का लेखक भी वही होता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जिसके द्वारा उधार माल बेचा गया और जो बाद में भुगतान प्राप्त करेगा वही विपत्र का लेखक होता है, जिसको हम आहर्ता या ड्रॉवर कहते हैं। दूसरा होता है स्वीकर्ता या आहर्ती। स्वीकर्ता या आहर्ती होता है जिसने माल खरीदा था, यानी उधार माल खरीदा था, जो क्रेता होता है। ये देनदार भी यही होता है और जो विपत्र में लिखी धनराशि होती है उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भी यही होता है। ये क्या करता है, इसके पास जो बिल ड्राफ्ट आता है उसके ऊपर स्वीकृत लिख के, और अगर इसको कोई आपत्ति नहीं होती स्वीकृत लिख के उसको अपने हस्ताक्षर करके लौटा देता है। तो यही स्वीकर्ता या आहर्ती कहलाता है, यानी ड्रॉई या एक्सेप्टर कहलाता है। तीसरा होता है प्राप्तकर्ता या आदाता। प्राप्तकर्ता या आदाता वो होता है जिसको जो उसमें बिल में लिखी हुई धनराशि है उसका भुगतान प्राप्त होगा, यानी जो भुगतान प्राप्त करेगा। सामान्य तौर पे ये विपत्र का जो लेखक होता है और जो प्राप्तकर्ता होता है वो एक ही होता है, लेकिन यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आए कि जो उसका लेखक होता है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि जो विक्रेता होता है अगर कभी उसने बिल को बैंक से भुना लिया हो, है ना, या किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया हो, तो उस स्थिति में या तो वो बैंक या जिस व्यक्ति को बिल का बेचान किया गया वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है बच्चों ये विनिमय विपत्र के पक्ष हो सकते हैं, यानी 3 होते हैं लेखक या आहर्ता यानी ड्रॉवर, स्वीकर्ता या आहर्ती यानी ड्रॉई, इसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, और प्राप्तकर्ता या आदाता यानी पे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हमें देखना है कि जो विनिमय विपत्र होता है उसकी स्वीकृति, है ना, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके भेद भी यानी टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। तो जो सबसे पहले है कि विनिमय विपत्र की स्वीकृति क्या होती है। देखिए बच्चों होता ये है कि जब विक्रेता द्वारा उधार माल बेचा जाता है तो उसके द्वारा ये एक ड्राफ्ट कह लीजिए इसको, या प्रलेख कह लीजिए, लेख पत्र कह लीजिए,
ये बनाया जाता है जिसमें उस धनराशि का और समय अवधि का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद वो इसको जो क्रेता होता है ना, उसके पास भेज देता है। क्रेता क्या करता है, वो इसके मुख्य पृष्ठ पर स्वीकृत शब्द लिखता है और उसके बाद अपने हस्ताक्षर करता है और उसके बाद वापस ये विक्रेता के पास लौटा देता है। ये प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है, विनिमय विपत्र की स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब तक ये स्वीकृति नहीं हो जाती है तब तक वो बिल ना कहला के क्या कहलाता है, ड्राफ्ट। तो ये तो हो गया विनिमय विपत्र की स्वीकृति। अब इसके भेद, यानी टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए बच्चों, भेद में कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 साधारण स्वीकृति और नंबर 2 विशेष स्वीकृति। साधारण स्वीकृति में ये होता है कि जब क्रेता के पास बिल आता है स्वीकृति के लिए, यानी विक्रेता द्वारा जब ये लिखने के बाद प्रलेख जो है या लेख पत्र लिखने के बाद जब ये जो क्रेता होता है उसके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो वो इस पर स्वीकृत शब्द लिख के सामान्य तौर पर मतलब और स्वीकृत शब्द लिखता है और हस्ताक्षर करके लौटा देता है। तो ये तो कहलाती है साधारण स्वीकृति। एक होती है विशेष स्वीकृति, से मर्यादित स्वीकृति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रेता होता है वो स्वीकृत शब्द लिखने के साथ साथ इसमें कोई इतनी छोटी मोटी शर्त भी लगा देता है ना। मतलब उदाहरण के तौर पे वो ये लिख सकता है कि स्वीकृत भुगतान जो है वो एक पर्टिकुलर बैंक और एक पर्टिकुलर ब्रांच में होगा, है ना। या स्वीकृत शब्द लिख के ये लिख सकता है कि भुगतान जो है वो माल के सुरक्षित पहुँचने पर किया जाएगा। इस तरह की छोटी सी कोई शर्त लगा देता है और उसके बाद स्वीकृत लिख के अपने हस्ताक्षर कर देता है। ये कहलाती है विशेष स्वीकृति। तो जो विनिमय विपत्र की स्वीकृति होगी उसके दो भाग हो गए, साधारण स्वीकृति और विशेष स्वीकृति। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इससे पहले कि इससे संबंधित लेखे करें, यानी कि एंट्रीज की तरफ चले, तो हम लोग उससे पहले इसके जो विनिमय विपत्र है इससे हमें क्या लाभ है, ये किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या महत्व है, ये जानना। देखिए, जो इसके लाभ या महत्व की अगर हम बात करें तो इसको भी आपको उसी तरह से है, अपनी कॉपी में आपको केवल ये पॉइंट्स जो है हेडिंग के रूप में बना के रखने हैं, बोल्ड करके उसको मतलब है ना, ताकि आपको आसानी से ध्यान रहे। और इसकी डिटेल को जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपको उसको ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, जो हमारे नोट्स होते हैं, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि वो एक तो जो बहुत बड़ा चैप्टर है, मान लीजिए कोई 10-15-20 पेज का कोई चैप्टर है, तो हमारे 2-2.5 पेज पे आ जाना चाहिए। हमारे नोट्स इस तरह से बनने चाहिए और हम आसानी से उसकी रीडिंग, ये नहीं है कि हमने पूरी किताब को उतार के अपने नोट्स के रूप में लिख लिया, तो वो नोट्स नहीं होते हैं ना। तो बाकी सारी चीज़ें हमें ठीक से समझनी चाहिए और नोट्स को इस तरह से बनाने चाहिए ताकि हम उसको बहुत मतलब कम मटेरियल का प्रयोग करें और बस केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और डेफिनेशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें करके अपने उसमें हम लोग बना लें। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो इसके लाभ है और महत्व है उसकी ये हेडिंग्स नोट करनी है। मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से इसको ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले इसका लाभ या महत्व कह लीजिए क्या होता है, ये कानूनी प्रलेख होता है। बच्चों, जो विनिमय विपत्र होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी प्रलेख है। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि जो क्रेता होता है जिसको पेमेंट करना है वो पेमेंट करने में आनाकानी करता है, मना करता है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उसके माध्यम से भुगतान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, भुनाने की सुविधा। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो विक्रेता होता है जिसके पास ये बिल आ जाता है बाद में, उसको समय से पहले अगर कभी धनराशि की ज़रूरत होती तो वो क्या कर सकता है, बैंक से इसको डिस्काउंट में बना सकता है आसानी से, है ना। या नेक्स्ट है इसका है जो अगला पॉइंट है वो है बेचान संभव। अगर उसको धनराशि की ज़रूरत है समय से पहले और बैंक से भी वो बनाना नहीं चाह रहा है, तो वो अपने किसी ऋण के भुगतान के रूप में आसानी से ये अपने जो उनका लेनदार है उसको बेचान कर सकता है, इसको है ना, आसानी से इसका बेचान किया जा सकता है। इसके बाद है भुगतान की तिथि निश्चित। देखिए, जिस दिन बिल लिखा जाता है उस लिखे जाते समय ही जो भुगतान की तिथि है वो निश्चित हो जाती है, क्योंकि उसमें जिस तारीख को बिल लिखा गया है उसके बाद जितनी समय अवधि का उल्लेख किया गया है वो उसमें अगर हम 3 दिन ग्रेस पीरियड, ये मैं आपको और बाद में एक्सप्लेन करूँगा, जोड़ देते हैं तो उसकी भुगतान की तिथि आ जाती है। तो व्यापारी को बार बार जो है वो पैसा मांगने जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तिथि इसकी पहले से निश्चित होती है। विदेशी भुगतान में सुविधा, इससे हमें विदेशी भुगतान में बहुत आसानी होती है करने में। इसके अलावा क्रेता के लिए सुविधा, क्रेता के लिए बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि उसको तुरंत धनराशि एकत्र करनी नहीं होती है, उसको आराम से पेमेंट करने के लिए समय मिल जाता है। तो उतने समय में वो चाहे तो उस माल को बेच के धनराशि का अरेंजमेंट कर सकता है और फिर उससे आसानी से पेमेंट कर सकता है। मुद्रा की बचत, जो हमारी जो धातु मुद्रा कम प्रयोग होता है तो उससे जो घिसावट वगैरह में जो हानि होनी होती है उसमें हमें बचत हो जाती है।
और बिक्री वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि आसानी से हम लोग शुरू में इसमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से उसको समय मिल जाता है क्रेता को पेमेंट करने के लिए। तो उधार बिक्री की वजह से बिजनेस जो है वो आराम से बढ़ता है और उससे हमारी बिक्री में भी वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसके महत्व है, लाभ और महत्व मैं समझ रहा हूँ आपको आसानी से ये जो नोट्स हैं आपने अपने अगर बना के रखेंगे तो आसानी से ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान देंगे और आप केवल नोट्स के आधार पर इसके लाभ और महत्व को लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इससे पहले कि हम लोग इसकी जो एंट्रीज़ है यानी इससे संबंधित जो लेखे हैं उसकी तरफ चले, तो उससे पहले जो लेखांकन व्यवहार है ना, उस यानी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो ये विनिमय विपत्र है, सबसे पहले इससे संबंधित जब हम लेखे करेंगे तो उसमें हम लोग जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसी को ही अपनाते हैं और इनको हम लोग वास्तविक खाता मान के इसकी जो एंट्री है वो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो होती है कि देखिए होता क्या है, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो विनिमय विपत्र के जो लेखे होंगे वो दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम उसके आधार पर ही किए जाते हैं और इनको हम जो वास्तविक खाते होते हैं यानी रियल अकाउंट मान के उसका लेखा करते हैं। दूसरी बात है प्राप्य विपत्र। देखिए बच्चों, जिसके द्वारा जो विक्रेता होता है, जिसके द्वारा उधार माल बेचा जाता है, वही वही लेनदार होता है। ठीक है, और जो धनराशि उसमें लिखी गई है जिसका भुगतान क्रेता को करना है वही उसको प्राप्त करने का उत्तराधिकारी होता है, यानी उसको ही वो पैसे जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि जो विक्रेता होता है या जो बिल का लेखक होता है उसके लिए ये बिल क्या कहलाता है, प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र यानी BR यानी बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसके अलावा देय विपत्र, और जो क्रेता होता है जिसने माल खरीदा है और बाद में बिल पे अपनी स्वीकृति दी है यानी जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसको पेमेंट करना है, उसके लिए ये बिल क्या होता है, देय विपत्र होता है यानी बिल्स पेबल, है ना, BP कहलाता है, बिल्स पेबल होता है, देय विपत्र कहलाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो होती है अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस क्या होता है बच्चों कि जैसे जब ये लिखा जाता है जब मतलब है ना, तो उसमें हम लिख देंगे कि भाई जितनी भी समयावधि का उल्लेख किया जाता है, बिल जिस तारीख को लिखा जा रहा है उसके मान लीजिए 2 माह पश्चात तो जो देय तिथि आती है उसमें जब हम उसमें 3 दिन अनुग्रह दिवस के और जोड़ देते हैं, उसके बाद उसकी वो भुगतान की तिथि आती है। यानी आप मान के चलिए जो भी जितने समय के लिए बिल लिखा गया है उसके पश्चात जो डेट आएगी उसमें 3 दिन हम अपनी तरफ से क्या मतलब 3 दिन जो है नियम है ये ग्रेस पीरियड का कि डेज ऑफ ग्रेस या अनुग्रह दिवस जोड़ दिए जाते हैं और फिर उससे भुगतान की तिथि आती है। तो इन सब चीज़ों को बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है इसकी एंट्रीज की तरफ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब जब हम इससे जो विनिमय विपत्र है वो उससे संबंधित लेखे की तरफ चलते हैं तो देखिए होता क्या है कि आपको ये तो बेसिक कंसेप्ट या बेसिक सी बात तो क्लियर है, ये है कि जिसने उधार माल बेचा यानी विक्रेता, बाद में बिल वापस साइन होकर क्रेता के द्वारा उसके पास ही आ जाता है। ठीक है, तो जो ये विनिमय विपत्र होता है उसके पास वो उसके विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है। मुख्य रूप से वो निम्नलिखित 4 तरह से इसका प्रयोग कर सकता है। पहला कि जब तक भुगतान की तिथि आए वो विपत्र को स्वयं के पास संभाल के रखे और जब तिथि आ जाए तब उसका पेमेंट प्राप्त कर ले। दूसरा कि भुगतान तिथि से पूर्व यदि उसे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वो उसको बैंक से डिस्काउंट पे भुना ले। तीसरा प्रयोग हो सकता है कि भुगतान तिथि से पूर्व वो अगर बैंक से भी नहीं भुनाना चाह रहा तो अगर उसका खुद का कोई लेनदार है यानी कि जिसको उसको पेमेंट करना है तो उस पेमेंट के रूप में वो इस जो विपत्र है इसका बेचान कर दे उसको, है ना। और चौथा तरीका हो सकता है कि विपत्र को बैंक में संग्रह हेतु भेज दे। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं विनिमय विपत्र के, 4 तरह से वो इनका प्रयोग कर सकता है, जिसमें से बच्चों आज हम लोग इसका पहला तरीका है इसके आधार पर एंट्रीज को समझेंगे, यानी भुगतान की तिथि तक विपत्र को स्वयं के पास संभाल के रखना। इसमें भी बच्चों मैं एक बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा जिसमें हम लोग A और B मान के 2 पार्टीज को मानेंगे। A जो होगा वो विक्रेता होगा जो उधार माल बेचेगा और B जो होगा वो क्रेता होगा जो उधार माल खरीदेगा। अब A और B की इस ट्रांजेक्शन्स को, इसमें एक और बात है बच्चों, मैं फिलहाल इसमें डेट का और अमाउंट का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि डेट और अमाउंट तो हम लोग उसमें से डाल ही सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम लोग जो अलग अलग स्टेजेस होंगी जहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ होगा उसके लिए क्या लिखा किया जाएगा उस बात को समझेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो है कि भुगतान की तिथि तक विपत्र को स्वयं के पास संभाल के रखना, उसके लिए मैं A और B के A और B के आधार पर, जिसमें A विक्रेता है और B जो है वो क्रेता है, उसके आधार पर ये एंट्रीज आपको समझा दूँ। ठीक है बच्चों,
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि भुगतान की तिथि तक अपने पास रखना, या तिथि से पूर्व बैंक से बना लेना, या तिथि से पूर्व किसी को बेचान कर देना, या बैंक में संग्रह के लिए भेज देना। उसमें से जो पहला टाइप है, यानी कि भुगतान की तिथि तक विपत्र को स्वयं के पास संभाल के रखना, है ना, इस वाले टाइप के लिए हम कर रहे हैं। बेटा इसमें मैं आपको दोनों के यहाँ पे एंट्रीज बताऊंगा, और अब मैं ए और बी में ना करके ना उसमें फिर आपको सीधा न्यूमेरिकल से कराऊंगा, ये बी या सी। तो मैंने सीधा माना है कि लेखक जो कि विक्रेता होता है यानी लेनदार, उसकी पुस्तकों में। तो देखिए जब वो उधार माल बेचेगा, है ना, नंबर 1 सबसे पहले जब उधार माल बेचा जाएगा तब उस स्थिति में क्या होगा, जो क्रेता होगा यानी जिसने माल खरीदा है वही देनदार होता है। तो इसलिए जो डेटर्स पर्सनल अकाउंट यानी उसको हम डेबिट कर देंगे, और टू सेल्स अकाउंट क्योंकि माल बेचा गया है, और बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हो जाएगा हमेशा। ध्यान दीजिएगा जब उधार माल बेचा गया तो जिसने माल खरीदा यानी कि जो क्रेता था, यानी कि जो बाद में देनदार भी है डेटर्स, तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट उसको हमने डेबिट किया, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। दूसरा, अब उसने बिल लिखा और उसके बाद स्वीकृति के लिए भेजा, तो जब क्रेता उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा तब क्या एंट्री होगी, तब बच्चों एंट्री हो जाएगी कि ये जो ड्राफ्ट था वो बाद में BR मतलब बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंट्रीज हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेखक होता है या विक्रेता होता है लेनदार, उसके लिए ये BR यानी बिल्स रिसीवेबल होता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और तीसरे नंबर पे जब उसको भुगतान प्राप्त हो जाएगा तो नॉर्मल पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। कैश में भुगतान होगा तो कैश अकाउंट, बैंक में होगा तो यानी चेक से होगा तो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ बिल रिसीव्ड। तो ये तीनों जो है एंट्रीज जो है ये लेखक जो होता है यानी विक्रेता जो कि लेनदार है उसकी पुस्तकों में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो अभी हमने इससे पहले जो है हमने जो लेनदार था, है ना, उसकी पुस्तकों में हमने एंट्रीज देखी थी। अब बेटा सेम वही मेथड है कि भुगतान की तिथि तक अगर उसने विपत्र को अपने पास संभाल के रखा हो, तो जो स्वीकर्ता है या देनदार, इसको आसान शब्दों में कहूँ तो जो क्रेता है, इससे पहले की जो एंट्री थी वो हमने विक्रेता के यहाँ पे की थी, जो लेनदार था जिसको पेमेंट लेना था, जिसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल था। अब जो हम एंट्री कर रहे हैं वो देनदार के यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यानी जिसने माल खरीदा है, जो क्रेता है और जिसको पेमेंट करना है यानी बिल्स पेबल। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब ये उधार माल खरीदेगा तो उधार माल खरीदने पे नॉर्मल परचेज वाली एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। और चूंकि इसने उधार माल जो है वो जिससे भी खरीदा है यानी कि जो क्रेडिटर्स है उसको हम लोग क्रेडिट दे देंगे, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों। सेकंड, अब जब ये बिल अब क्या करेगा, विक्रेता ने बिल लिख के इसके पास भेजा तो ये बिल के ऊपर की स्वीकृति देगा। तो जब ये स्वीकृति दे देंगे तब क्या एंट्री होगी, उस स्थिति में हम लोग जो लेनदार है उसके पर्सनल अकाउंट को यानी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू बिल्स पेबल अकाउंट, है ना, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, क्योंकि इनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई। और तीसरे नंबर पे जब भुगतान किया जाएगा, इनके द्वारा पेमेंट किया जाएगा, तब नॉर्मल एंट्री हो जाएगी सिंपल तरीके से कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अगर जो नकद भुगतान किया जाएगा, और टू बैंक अगर चेक के माध्यम से किया जाएगा या बैंक में किया जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। तो बच्चों ये 3 एंट्री ही जो है वो देनदार के यहाँ पे होंगी। इससे पहले 3 एंट्री जो है वो मैंने आपको ये लेनदार के यहाँ पे बता दी। और ये जो इसके 4 तरह से प्रयोग है, उसका पहला था जिसमें इन्होंने भुगतान की तिथि तक विपत्र को अपने पास ही संभाल के रखा था विक्रेता ने। तो प्यारे बच्चों, जो आज की ये कक्षा है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे की जो मेथड है वो हम लोग जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। मैं उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देके भी समझाऊँगा। तो आज की क्लास को बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात। ओके बच्चों।